नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस प्रकार माना गया और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थल और किस वर्ष में वो स्थल खोजे गए थे और किस नदी के किनारे ये स्थल पाए गए थे और इनके खोजकर्ता कौन हैं और इन स्थलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अनेक परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हड़प्पा और ये खोजा गया था पाकिस्तान के अंदर 1921 में और ये रावी नदी के किनारे मिला था और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। ये पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और यहाँ जो सबसे बड़ी इमारत है वो है एक विशाल अन्नागार जिसमें 12 कक्ष पाए गए थे। एक विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है और ये हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत भी है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी, ये एक विशाल अन्नागार हो जाएगी जिसमें 12 कक्ष पाए गए हैं। आगे है एक यहाँ से कब्रिस्तान भी मिला है जिसे R37 कहा जाता है और उर्वरता की देवी की एक मूर्ति भी मिली है। यहाँ से उर्वरता की देवी की एक मूर्ति मिली है और बटन के आकार की कुछ मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर खोजा गया था। 1921 में इसकी खोज हुई और ये रावी नदी के किनारे खोजा गया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अभी वर्तमान की बात करें तो ये पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है और इसकी जो सबसे बड़ी इमारत है एक विशाल अन्नागार जिसमें 12 कक्ष पाए गए थे और एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 कहा जाता है और यहाँ से उर्वरता की देवी की एक मूर्ति मिली है और बटन के आकार की कुछ मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान के अंदर है और इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी। आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई और ये सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, R.D. बनर्जी ने। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मृतकों का टीला, इसको कहा जाता है। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे एक विशाल अन्नागार यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक विशाल अन्नागार यहाँ से भी प्राप्त हुआ है और एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। देखिए एक विशाल अन्नागार जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी और सबसे प्रसिद्ध इमारत की बात करें तो एक विशाल स्नानागार ये सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। आगे यहाँ से नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, आप ध्यान रखेंगे इसका। यहाँ से नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे आपका स्वास्तिक चिन्ह, ये इस प्रकार जो हम बनाते हैं, ये वाला जो चिन्ह है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। और हर घर में कुएं के साक्ष्य ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो पंजाब में खोजा गया था, 1922 में इसकी खोज हुई थी, सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे अगला है आपका सुतकागेडोर। सुतकागेडोर ये भी पंजाब में खोजा गया था और 1927 में इसकी खोज हुई थी और ये दास्क नदी के किनारे खोजा गया था, ये याद रखेंगे आप, ये दास्क नदी के किनारे खोजा गया था और इसकी जो खोज है वो स्टाइन ने की थी। किसने, स्टाइन ने इसकी खोज की थी। आगे यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, वो देखिए, मनुष्य की अस्थि
राख से भरा बर्तन कहां से प्राप्त हुआ है? ये आपका सूतकागेडोर से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन कहां से प्राप्त हुआ है? सूतकागेडोर से प्राप्त हुआ है। आगे, तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? सूतकागेडोर से ये प्राप्त हुई है। ध्यान रखना इस चीज का। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? सूतकागेडोर से ये प्राप्त हुई है। मिट्टी से बनी चूड़ियां एवं बर्तन भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? सूतकागेडोर से ये हमें प्राप्त हुए हैं। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मिट्टी से बनी चूड़ियां एवं बर्तन हमें कहां से मिले? सूतकागेडोर से हमें ये प्राप्त हुए थे। आगे देखेंगे, अगला है आपका चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो ये भी पाकिस्तान में खोजा गया था और इसकी जो खोज है वो 1931 में की गई थी और ये सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। इसकी जो खोज है वो मजूमदार ने की थी। किसने? मजूमदार ने की थी। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप देखेंगे, विभिन्न प्रकार के मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के मनके प्राप्त हुए हैं। उपकरण और मोहरें भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, विभिन्न प्रकार के मनके और उपकरण और मोहरें। मनके यहाँ पर बनाए जाते थे, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना गया है। क्या माना गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना गया है। नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका रोपड़। और रोपड़ ये पूर्वी पंजाब के अंदर खोजा गया था और 1953 में इसकी खोज हुई थी और ये सतलुज नदी के किनारे खोजा गया था। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, रोपड़ को सतलुज नदी के किनारे खोजा गया था और इसकी जो खोज है वो वाई.डी. शर्मा ने की थी। वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ से मिट्टी के आभूषण प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से मिट्टी के आभूषण हमको प्राप्त हुए थे। यहाँ से मिट्टी के आभूषण प्राप्त हुए थे और यहाँ से तांबे की अंगूठियां भी प्राप्त हुई। तांबे की अंगूठियां भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। आगे, गोमेद पत्थर के मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए। गोमेद पत्थर के मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। और आगे, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो ये आपको रोपड़ से प्राप्त हुए थे और ये पूर्वी पंजाब के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अगला है आपका कालीबंगा। और कालीबंगा ये राजस्थान में खोजा गया था और इसकी जो खोज है वो 1953 में की गई थी। आप ध्यान रखेंगे। और ये घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था और ए घोष ने इसकी खोज की थी। तो कालीबंगा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हम पॉइंट जान लेते हैं। तो तांबे धातु से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ कालीबंगा में तांबे धातुओं से निर्मित औजार हमको प्राप्त हुए थे। और यह हथियार व मूर्ति, तांबे के हथियार व मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि तांबे की काली चूड़ियों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और काली चूड़ियों के इसको कालीबंगा बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि काली चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। आप इसे इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। और कालीबंगा कहां पर है? आपका राजस्थान के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था। एक घोष ने इसकी खोज की थी और 1953 में ये खोजा गया था। विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लोथल। और ये गुजरात के अंदर है लोथल। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अभी ये कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और 1955 में इसकी खोज हुई थी। 1955 में इसे खोजा गया था और भोगोबा नदी के किनारे इसे खोजा गया था। कहां पर? भोगोबा नदी के किनारे खोजा गया और एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी, जो कहां पर है? गुजरात के अंदर है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ से मृत भांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मृत भांडों की प्राप्ति हुई है और कुछ उपकरण भी मिले हैं और साथ ही साथ मोहरें। और यहाँ से आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यहाँ से नापतोल करने के कुछ सामान जैसे बांट तथा माप के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ संविधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
यानी सबके साथ उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं भी वो दफनाया करते थे। तो यहाँ पर सावधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल गुजरात से हमके प्राप्त हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात के अंदर खोजा गया था। 1955 में इसकी खोज हुई थी बहुगवा नदी के किनारे, और एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह रहा था, और यहाँ से मृद बांड और उपकरण, मोहरें तथा नाप तोल करने के कुछ उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे बाट और माप के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सावधान, ये महत्वपूर्ण रहेगा, ये सावधान महत्वपूर्ण रहेगा। सबके साथ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को दफनाया जाता था, उसे सावधान बोला जाता है। तो ये सावधान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी के अंदर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, आलमगीरपुर यूपी के अंदर। और इसकी जो खोज है वो 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी खोज की गई थी, और हिंडन नदी के किनारे ये खोजा गया था। हिंडन नदी के किनारे ये खोजा गया था, और वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी। किसने? वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी। और यहां से आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहां से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहां से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। 1958 में इसे खोजा गया था हिंडन नदी के किनारे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल भी है। हिंडन नदी किनारे ये खोजा गया था। वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी, और मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आप ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा के अंदर खोजा गया था। जो इसकी खोज है वो 1969 में की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसकी जो खुदाई है वो 1969 में ही रुकवा दी गई, और फिर दोबारा से इसकी जो खोज स्टार्ट की, पूरी तरीके से इसकी जो खुदाई है वो 1990 में शुरू हुई थी। और ये सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया था। और इसकी खोज किसने की? सूरजबान ने। आप एक विशेष रूप से एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, राखीगढ़ी और इसकी खोज 1969 में की। कहीं कहीं आपको 1963 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ये याद रखेंगे 1969 में इसकी खोज हुई। कुछ कारणवश खुदाई को रोक दिया गया, और फिर 1990 में खुदाई दोबारा से स्टार्ट की, और ये सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया। सूरजबान ने इनकी खोज की थी, और भारत में सबसे बड़ा स्थल है ये, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई है। और भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है, और हरियाणा के अंदर ये पड़ता है। अगला है आपका बनावली। बनावली हिसार, ये भी हरियाणा के अंदर खोजा गया था। इसकी जो खोज है वो 1973 में की गई थी। सरस्वती नदी के किनारे ये खोजा गया था। R.S. डिस्ट ने इसकी खोज की थी। और यहां से एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला, यहां से मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई है। बहुत बार पूछा गया है, मिट्टी का हल कहां से मिला है? बनावली। और बनावली कहां पर है? हिसार, हरियाणा के अंदर ये स्थित है। इसकी जो खोज है वो 1973 में की गई, और ये सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया था, और R.S. डिस्ट ने इसकी खोज की। और यहाँ से आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ से मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें। जितने भी प्रीवियस ईयर में हाल फिलहाल जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें, और 1-2 वीडियो हो जाने के बाद मैं इनसे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें, जिस आपकी इस टॉपिक पर पकड़ अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बन सके। आगे हम इसी क्रम में बात करें तो कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में अपने अपने मत दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे मेके और जॉन मार्शल ने कहा है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ से हुआ है, यानी यहाँ पर बाढ़ आई थी और उसके कारण इस सभ्यता का पतन होगा, अंत हुआ था। आगे
चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा है कि विदेशी आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पर कोई विदेशी आक्रमण हुआ, उससे इस सभ्यता का अंत हुआ था, पतन हुआ था। आगे इसी क्रम में हम बात करें तो ये फेयर सर्विस ने कहा है कि पारिस्थितिकी असंतुलन से इस सभ्यता का क्या हुआ है, अंत हुआ है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मेके जॉन मार्शल ने जो कारण बताया है वो बाढ़ का कारण बताया है कि बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है। चाइल्ड एवं व्हीलर ने विदेशी आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर कोई विदेशी आक्रमण हुआ था, उससे इस सभ्यता का पतन हुआ है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।